हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के निम्नलिखित नियम होते हैं, लगभग 5 नियम होते हैं। उसमें से आज हम लोग पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इस वीडियो में हम आसानी से समझेंगे और वीडियो के अंत तक आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम पहले मैं बता दूं कि रासायनिक संयोग का नियम, ठीक है। रासायनिक संयोग का नियम तो याद रखेंगे, रासायनिक संयोग के निम्नलिखित नियम होते हैं और उसी में से मतलब इसके कितने निम्नलिखित नियम होते हैं। तो हम इस वीडियो में पहले नियम के बारे में जानेंगे, जो होता है पहला नियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम इस वीडियो में समझेंगे और हर इसके अगले वीडियो में हम एक एक करके जो इसके 5 रासायनिक संयोग के नियम जो होते हैं 5, एक एक करके एक वीडियो में आपको पांचों नियम के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहले इस वीडियो में हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं। तो याद रखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता है लेवोजियर, ठीक है, या इसे हम लेवेसिए कहते हैं, ठीक है, या तो हम लेवोजियर कहते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे तो लेवोजियर, ठीक है, लिखते हैं इंग्लिश में है लेवोजियर और हिंदी में लेवेसिए कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था या इसके खोजकर्ता कौन है। तो याद रखेंगे लेवोजियर या लेवेसिए हैं, ठीक है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम तो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, परंतु हम अपने शब्दों में क्या कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। उसी प्रकार लेवोजियर नाम है परंतु लेवेसिए भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इस पहले याद रखना है कि इसके खोजकर्ता कौन है, लेवोजियर हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि लेवोजियर ने इस नियम में मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं, मतलब जो पदार्थ होते हैं उसमें उन्होंने बताया पदार्थ क्या होते हैं, न तो नष्ट होते हैं और ना ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं या हम कह सकते हैं द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अविनाशीय होता है। कहने का मतलब है इन्होंने कहा कि पदार्थ या हम कह सकते हैं द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि पदार्थ में होगा तो उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो लेवोजियर जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, न ही उत्पन्न होता है। उन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ होता है न तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। अर्थात कहने का मतलब इनका क्या था कि जो पदार्थ होता है या जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अविनाशीय होता है। क्या होता है, अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब जो जिसका कभी विनाश ना हो, विनाश मतलब जिसका जब मतलब ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्यमान मतलब जो कभी भी नष्ट ना हो उसे हम अविनाशीय कहते हैं। और इसी कारण इस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम दूसरे नामों से क्या जानते हैं, अविनाशिता के नियम से भी हम नाम से भी जानते हैं। इसी को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम किस के, अविनाशिता के नियम के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसे याद रखेंगे। मतलब लेवोजियर जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया, ठीक है, सबसे पहली बात कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो किन्होंने दिया, इसके खोजकर्ता कौन है, तो लेवोजियर हैं। अब लेवोजियर ने इस नियम में क्या बताया, अर्थात मतलब कहने का मतलब है इस नियमों के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार द्रव्यमान न तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यही लिखेंगे, द्रव्यमान न तो नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्या होते हैं, अविनाशीय होते हैं, इसलिए इसे अविनाशिता के नियम के नाम से भी जाना जाता है।
इस नियम में यही बताया गया है, ठीक है, कि मतलब कोई भी द्रव्यमान है वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, अविनाशीय होते हैं, ठीक है। अविनाशी का मतलब ही यही होता है, ना तो नष्ट होना ना तो उत्पन्न होना, ठीक है। और इसीलिए अविनाशी मतलब इसे कहते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, अविनाशिता का नियम इसे कहते हैं। तो इसे अपने शब्दों में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा भी, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आपको बोलकर आपको बताया जा रहा है तो आप नोट्स में अपने लिखिए, स्वयं लिखेंगे, स्वयं नोट्स बनाना सीखेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप सबसे पहले लिखेंगे खोजकर्ता का नाम, ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट हो सकते हैं और ना ही उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसलिए इसे अविनाशिता का नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। या इसका दूसरा एक और होता है डिफिनेशन, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, मतलब इसका इसी नियम को एक और नियम और एक भाषा में इसको बताया जा सकता है, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं मिटका कर लिख दे रहा हूं यही बात, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इस नियमों के अनुसार, ठीक है, इस नियमों के अनुसार द्रव्यमान कहिए या आप कह सकते हैं पदार्थ, ठीक है, पदार्थ कह रहे हैं तो पदार्थ मतलब इसमें भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, तो पदार्थ न तो उत्पन्न हो सकते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं, अर्थात इनका कहने का मतलब क्या है, अर्थात द्रव्यमान अविनाशी होता है, ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, अविनाशीय होता है, इसीलिए इस नियम को अविनाशिता के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि इस नियमों के अनुसार जो द्रव्यमान होता है वो ना तो उत्पन्न होता है और ना ही क्या होता है, ना ही नष्ट होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, द्रव्यमान अविनाशीय होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अविनाशिता के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मतलब और इसे हम दूसरे शब्दों में इसी नियम को हम बता सकते हैं, ठीक है, वो कैसे, तो वो इस तरह, इससे पहले उस नियम को बताने से पहले मतलब इसी नियम को दूसरे शब्दों में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ए और बी, ये क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। तो जो भाग लेते हैं ये दोनों पदार्थ आपस में भाग ले रहे हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में, और जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है तो सी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ए बी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो सी प्राप्त हो रहा है। तो जो भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, पहले रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, इसको बात को आपको पता होना चाहिए, अभिकारक। और जो प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है, मतलब जो पदार्थ या जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले को हम अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में आपको बताया गया है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियमों में यह बताया गया था, ठीक है, दूसरे शब्दों में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, सुनिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों
का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान, ठीक है, उसके उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जो अभिकारक हैं ये मान लेते हैं 50 ग्राम है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी ना जो उत्पाद बनेगा ये भी 50 ग्राम ही होगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो यही कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग ले रहे हैं, जब ये दोनों मिले तो ये इतना ही बना। इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है परंतु द्रव्यमान, इनके जो द्रव्यमान है वो नष्ट नहीं हो रहे हैं। नष्ट मतलब वो नष्ट नहीं हो रहे हैं और ना ही मतलब ये ना ही घट रहे हैं ना ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो रहे हैं और ना ही नष्ट हो रहे हैं। यदि उत्पन्न होते तो ये बढ़ता और यदि नष्ट होते तो ये घटता उत्पाद, ठीक है। परंतु ऐसा हो नहीं रहा है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं। क्या कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे मैं दे रहा हूं, ठीक है। जैसे सोडियम है, ठीक है, प्लस AgCl है, ठीक है। तो सोडियम है और AgCl है। जब इन दोनों, ये क्या दोनों है? ये अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है हुई है, तो ये क्या होंगे? अभिकारक होंगे। और जब रासायनिक अभिक्रिया इनके कराई जाती है, ठीक है, तो ये सोडियम है, ये क्या करता है? क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है प्लस Ag जो सिल्वर होता है वो क्या हो जाता है? वो मुक्त होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये सोडियम है वो क्लोरीन के साथ क्या कर लेता है? सोडियम क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो इधर जो है ये क्या है? अभिकारक है और इधर जो है वो उत्पाद है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इनके द्रव्यमान जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसके भी हम द्रव्यमान देख लेते हैं, इधर वाला द्रव्यमान और इधर वाला द्रव्यमान। जब दोनों बराबर होंगे, दोनों के द्रव्यमान तत्वों के, तो भाई बराबर बात है कि ये मतलब ये जो नियम है वो सत्य है, ठीक है। तो देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो याद रखेंगे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। सिल्वर का कितना होता है? तो याद रखेंगे सिल्वर का कितना होता है? 108 होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से प्लस लगाकर क्या क्लोरीन का कितना होता है? तो 35.5 होता है, ठीक है, 35.5। तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले का ये द्रव्यमान है। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद सोडियम का कितना होता है? 35.5 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का कितना होता है? सॉरी, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का तो होता है 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। और सिल्वर का कितना होता है? 100 प्लस 108 होता है, ठीक है, 108 होता है। तो ये जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 23 फिर से 23 प्लस 108 और फिर से 35.5, जब इन तीनों को जोड़ा गया तो कितना आ जा रहा है? 166.5 आ जा रहा है, ठीक है। और इनको 23 और कितना 23 35.5 और 108 को जोड़ा गया तो ये भी कितना आ गए? ये भी आ गया 166.5, ठीक है। जब इतना आ गया तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं? दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि इनके जो अभिकारकों का द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न हो रहे हैं और ना ही नष्ट हो रहे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी से ये नियम में यही बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का
अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, परंतु अभी इस नियम को मतलब गलत साबित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तो हमारे पास प्रूफ नहीं था कि इस नियम को गलत कर दिया जाए, परंतु इस समय हम इस नियम को गलत साबित कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था जो होता है E=mc²। ठीक है, तो उन्होंने उसमें क्या बताया गया था? उन्होंने उसमें बताया था E=mc² में क्या कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो जब परिवर्तित हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होते हैं? द्रव्यमान संरक्षित नहीं होते हैं। इसमें तो क्या कहा जा रहा है कि द्रव्यमान क्या होते हैं? द्रव्यमान ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बल्कि क्या होते हैं? अर्थात ये अविनाशीय होते हैं, इसलिए इसे अविनाशिता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम को हम कैसे हम इसको गलत साबित करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये नियम को आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बताते हैं इस नियम का जो सच्चाई है। ठीक है, क्यों इसको हम नियम को गलत मानते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने समीकरण में एक समीकरण दिया। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, क्या होता है? जो E=mc² होता है। ठीक है, जहाँ E क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, और M क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, और C क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक है, और E=mc² जो समीकरण दिया, इसमें उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान होता है वह ऊर्जा के रूप में, ठीक है, और ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में क्या हो सकती है? परिवर्तित, या हम कह सकते हैं बदल सकती है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इस समीकरण में उन्होंने बताया, सॉरी ये गिर गया। ठीक है, उन्होंने इस समीकरण में मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस मतलब E=mc² जो समीकरण दिया उसमें इन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, परंतु और इन्होंने इसीलिए इसे इन्होंने क्या कहा? इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि जब द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बदल सकता है और ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में बदल सकता है, तब द्रव्यमान संरक्षित हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि यदि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यदि आपने 10 kg लकड़ी लिया। ठीक है, यदि आपने 10 kg क्या किया? लकड़ी लिया और उसे जलाया, तो जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो उसे जब जलाया तो क्या प्राप्त हुआ? हमें उत्पाद में क्या मिला? हमें कोयला मिला। जब इसको हम लकड़ी को 10 kg लकड़ी को जलाया, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जलाया। ठीक है, जब इसको हमने जलाया तो हमें क्या मिला? कोयला मिला। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस नियम में बताया गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया से पहले यदि जो जितना द्रव्यमान होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, इस नियम में बताया गया है। ठीक है, और जलाना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये बताइए, जब लकड़ी जलने से पहले 10 kg था तो जलने के बाद भी 10 kg होना चाहिए ना? 10 kg होना तो चाहिए, परंतु आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या 10 kg होगा? लकड़ी जब जल जाएगा उसके बाद जो कोयला बनेगा वो क्या जलने के बाद कोयला जो होगा वो 10 kg का होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हल्का हो जाएगा ना, तो 10 kg का होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या हो गया? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। उष्मा उसमें से निकली, ठीक है, धुआं निकला। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें निकली ये क्या होंगे? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गए, ये चेंज होकर उसमें से निकल गया। ठीक है, तो इसी कारण ये क्या हो गया? ये नियम फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यही आपको एग्जांपल में दे सकते हैं कि यदि लकड़ी 10 kg का है तो अगर जलने के बाद भी 10 ही kg के कोयला भी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये नियम फ्लॉप है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी दूसरा एग्जांपल एक और देख सकते हैं कि हम
क्या, जैसे मान लेते हैं हम अपना क्या जैसे पेड़ पौधे ही है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो बचपन में, जो पेड़ पौधे जब छोटे होते हैं तो वो छोटे रहते हैं, ठीक है, परंतु वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो ऊर्जा लेते हैं और वो अपने शरीर को विकसित कर लेते हैं। तो जो छोटा पौधा है उसका जो द्रव्यमान उस समय था वो आज कितना बड़ा हो जाता है पौधे, तो उसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान इक्वल होंगे, ठीक है, तो नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि पहले मतलब ऊर्जा से द्रव्यमान में परिवर्तित हो जा रहे हैं, ऊर्जा लेकर द्रव्यमान बढ़ाया जा रहा है, मतलब उसका क्या किया जा रहा है, उसका मास को बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, ये एक पेड़ है, ये क्या ले रहा है, ऊर्जा लेकर, ठीक है, और ये मान लेते हैं 5 kg का है, ठीक है, और ये ऊर्जा नियंत्रण ले रहा है, प्रकाश द्वारा ऊर्जा ले रहा है, और ये धीरे धीरे देखा जाए तो ये बहुत ही एक तरह से बड़ा हो गया, और ये कितने kg का हो गया, 50 kg का हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, ऊर्जा लिया और द्रव्यमान में चेंज हो गया, ये ऊर्जा द्रव्यमान में, किसमें, ऊर्जा किसमें, द्रव्यमान में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, द्रव्यमान में, और द्रव्यमान ऊर्जा में क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस नियम से भी ये क्या हो गया, ये नियम जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा, पूरी डेप्थ में आपको बात बताई गई है, एक एक बात और अच्छे से समझाई गई है, ठीक है। तो आप इस नियम को क्या कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार ऊर्जा या द्रव्यमान न तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, अर्थात क्या, द्रव्यमान अविनाशीय होते हैं, इसलिए इसे अविनाशिता का नियम के नाम से भी जाना जाता है। या तो आप ये कह दीजिए, या दूसरे शब्दों में ये आसान है, इसे आप कह दीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, या तो ये कह दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इसको मतलब इसकी जो ये फ्लॉप हो गया, ठीक है, इसको भी आपको बता देना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार E=mc² एक समीकरण दिया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में चेंजेस हो सकते हैं, और ये एग्जाम्पल देकर आप अच्छे से इसका विवरण कर सकते हैं, और 5 नंबर में आया तो आपको 5 में 5 नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप क्लास 11th का केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों का पढ़ाई आप मतलब सीक्वेंस में चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का, और प्लेलिस्ट उनका दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको स्कूल में, कोचिंग में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और एक और बात कि जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और एक एक करके वीडियो को मतलब एक एक करके वीडियो को देखते जाइए और सुंदर से नोट्स बनाते जाइए, और उसे रेगुलरली मतलब वीडियो को देखिए और बनाते जाइए, और उसे रेगुलरली क्या कि उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरी बात, कभी भी पढ़ाई प्लेलिस्ट के अनुसार ही कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट के अनुसार करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, एक एक करके वीडियो को पढ़ते जाएंगे सीक्वेंस में, एक के बाद एक ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बीच से देखेंगे कोई भी वीडियो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो और आगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आपको वीडियो से सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक भी कर जो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।